नमस्कार, केटीसी परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कृषि ज्ञान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं IHBT पालमपुर से। आज उनके साथ हम खास चर्चा करेंगे खेती किसानी के ऊपर कि किस तरह से एक अच्छी किसानी की जा सकती है, कैसे आप एक अच्छी फसल उगा सकते हैं और उसके जरिए कैसे एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा किसान परिवार पूरा आपको इस समय देख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को जरूर बताएं। धन्यवाद किसान चौधरी जी, मुझे ये किसानों के साथ बातचीत करने के लिए और कुछ बताने के लिए आप मुझे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जी। और मैं सभी सुनने वालों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एक्स चीफ साइंटिस्ट CSIR IHBT पालमपुर जी, हिमाचल प्रदेश। मैं एक किसान पुत्र हूँ, शस्त्रविद हूँ और खेती किसानी का विशेषज्ञ और एक लंबा अनुभव रखता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि खेती किसानी से हम खेती किसानी क्यों करते हैं? भोजन उत्पादन के लिए करते हैं। तो आज का हमारा जो भोजन है वो पोषण रहित हो चुका है जी, विष मुक्त बन चुका है जी। तो हमारी जो सोच है, चिंतन मनन ये है कि हमारा भोजन पोषण रहित ना हो, विष युक्त ना हो, बल्कि हमारा भोजन कैसा हो? पोषण युक्त हो जी, विष मुक्त हो। तो भोजन तो खेती से ही आना है। बिल्कुल सर। तो विष मुक्त पोषण युक्त भोजन उत्पादन के लिए कृषि की जो पद्धतियां हैं वो खेत में अप्लाई होती हैं, खेत से जुड़ी हुई हैं, तो भोजन वहीं से ही आएगा नेचुरली। तो कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ जी। जो मेरा एक जो सबके लिए जरूरी है, ह्यूमन फूड एंड न्यूट्रिशन जी, मानव का भोजन, भोजन से पोषण। जो हमें पोषण मिलता है भोजन से मिलता है, और आज का जो भोजन है उसमें पोषण है ही नहीं जी जी। पोषण तो है नहीं, और है क्या, जुड़ा हुआ क्या है? जो हमें जबरदस्ती दिया जा रहा है वो जहर दिया जा रहा है, वो खा रहे हैं, वो हम खा रहे हैं जी जी। अच्छा, ये समस्या क्या है, क्या इसका समाधान है? मैं थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहता हूँ जी। अब हम थोड़ा सा खेती में पीछे की तरफ जाएंगे। जब मैं अपना उदाहरण लूं, मेरे दादाजी के पास 100 बीघे जमीन होती थी जी। तो उस समय जो हमारे दो चीज हैं, हमारे रासायनिक उर्वरक जी, और जो फसल में व्याधियां हैं, कीट हैं, रोग लगते हैं, उनके लिए पेस्टिसाइड जी। तो ज्यादा उत्पादन की होड़ में हमें दो चीज मिल गई, रासायनिक उर्वरक मिल गए और रासायनिक पेस्टिसाइड मिल गए जी। और एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। अंधी दौड़ इसलिए शुरू हो गई कि जिसने दिए, ये विज्ञान किसी विश्वविद्यालयों में पनपा, तो वो विज्ञान तो वहीं रह गया, आगे जो किसानों के पास चला गए, खाद चले गए और ये रासायनिक पेस्टिसाइड चले गए, उनके साथ वो विज्ञान नहीं गया। हमें कितना डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, वो जानकारी किसानों के पास नहीं आई जी। तो आज जो क्या हो रहा है कि हमें जो भोजन है हमारा पोषण रहित हो रहा है, विषमुक्त हो रहा है। अभी मैंने जैसे बात बताई थी, अपने दादाजी की बात बताई थी, तो जो जमीन 100 बीघे में थी, 4 हिस्सों में बट गई, 25 बीघे आ गई, लेकिन उस 25 बीघे में भी उत्पादन उतना ही हो रहा है जो 100 बीघे में होता है। बिल्कुल। तो वो कहाँ से आया? वो ये जो कृषि में क्रांति आई उसके माध्यम से आया। तो उसके साथ जुड़ी हुई जो दो चीज हैं, रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड, इनमें जो इससे जुड़ा हुआ किसानों के पास जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। जो अब हम बात करते हैं, जो पोषण जो आता है, फसल पोषण जो आता है क्या कि पोषण आदमी के लिए भी चाहिए, फसल के लिए भी चाहिए, हमारे पशुओं के लिए भी पोषण चाहिए। पोषण जो हमारे आवश्यक पोषक तत्वों पर निर्भर है जो हमारी भूमि में जाने हैं। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व
पौधों के लिए, फसलों के लिए चाहिए, सभी के लिए चाहिए, हमारे जानवरों के लिए चाहिए, हमें चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? जो हम वो आवश्यक पोषक तत्व अपनी भूमि में देंगे, उससे जो फसल उत्पादन आएगी, जी जी, जो फसल आएगी वो आगे या तो हमारे पशु खाएंगे या हम सीधे सीधे इंसान से खाएंगे। जो पशु खाएंगे, जो उनसे हमें दूध मिलेगा, उनसे मीट मिलेगा, अंडा मिलेगा, वो जो पोषण होगा वो रूट कहाँ से आ रहा है? जो हमने खेती में दिया है, जो हमारी फसलों में आया है, जो हमारे पशुओं में आया है, वो हमें मिल रहा है, या सीधा जो हम खेतों में दे रहे हैं, फसलों में दे रहे हैं, हमारे इंसानों में आ रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है। अच्छा, वो अधूरा है। कैसे अधूरा है? जो आवश्यक पोषक तत्व हैं फसलों के लिए, आज हम 18 आवश्यक पोषक तत्वों की बात करते हैं। 3 मेजर जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, प्रकृति ने हमें फ्री में दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारे मुफ्त में हवा पानी से आते हैं, और हमारे पौधों का जो जैव भार है 94 से लेकर 95% तक जैव भार हमारा इन 3 तत्व से आते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जो सारी जिद्दोजहद है, आगे जो 6% बचता है उसकी जिद्दोजहद है। आगे के जो तत्व हैं, जो हम 18 आवश्यक की बात करते हैं और 3-4 हमारे सहायक की बात करते हैं, जो फसल उत्पादन में बढ़ावा देते हैं जी। तो आगे 3 जो है हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट हम बोलते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जी। ये करीब कितना हिस्सा बनाते हैं? ये 1% जोड़ के करीब 3% बनाते हैं। हम 94% की बात कर रहे हैं, 3% जोड़ेंगे हमारे 97-98%, 97-80% बच जाएगा जी। आगे हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, वो हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। तो वो करीब 2%, 2.5% का योगदान करते हैं जी। 100% जो आवश्यक पौधा तत्व है उसके उसमें। तो ये हमारे 3 हो गए NPK, अगले 3 हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और पहले 3 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारे 9 हो गए। तो प्राइमरी, द्वितीय, और आगे होते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व महत्वहीन नहीं है, कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत उनकी आवश्यक है। बगैर उनकी पूर्ति के लाइफ से लाइफ पूरी नहीं होगी, जीवन से जीवन तक, बीज से बीज तक पैदा होने में फसल नहीं जाएगी, कहीं ना के बीच में व्यवधान आ जाएगा यदि एक भी उसमें से तत्व नहीं रहता है जी। तो हमारे जो आगे तत्व हैं, हमारे जस्ता है, जो जिंक, आयरन जी, कॉपर, फेरस, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज और निकिल भी अब एक आवश्यक में आ गया है। ये हमारे आवश्यक तत्व हैं। जानते हैं ये हमारी फसलों में नहीं जा रहे। सूक्ष्म तत्व हमारी खेतों में क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ? क्या है हुआ? ये है कि पिछले 10-15 साल में हमने एक फसल के बाद दूसरी फसल, तो हमने पूरी न्यूट्रिएंट माइनिंग कर डाली जी। न्यूट्रिएंट माइनिंग फसल के रूप में हमारे वो मंडी में पहुंच गए, बाहर चले गए, खेतों से निकल गया, निकल तो गया। हम डाल क्या रहे हैं? हम यूरिया डाल रहे हैं। थोड़ी और समझ में आ गई तो हम DAP डाल रहे हैं, या किसी ने कहा पोटाश डाल रहे हैं, और कितना क्या कुछ डाल रहे हैं वो मात्रा का पता ही नहीं है। मात्रा का पता ही नहीं है जी जी। वो किसी एक अनुपात में नहीं है। सूक्ष्म तत्व आगे, फिर उन सूक्ष्म तत्व का गोलमाल है सब, अंधा खेल है। अंधा खेल क्या है? टेस्टिंग नहीं है, हम टेस्ट नहीं करते, सॉइल टेस्टिंग नहीं है। हमारी भूमि में क्या कितना है जी, NPK कितना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, हमें नहीं मालूम। क्या तरीका क्या है सर उसको टेस्ट करने का? टेस्टिंग मैं हर स्तर पर टेस्टिंग, हम जो डाल रहे हैं उसकी टेस्टिंग, जो हमारे खेत में पहले से बचा है उसकी टेस्टिंग, और फसल के उत्पादन के स्टेज पे उसके जो प्लांट टिश्यू है उसकी टेस्टिंग। प्लांट टिश्यू की टेस्टिंग होगी तो हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग किस तरह से हो सकती है, कैसे हो सकती है, थोड़ा सा वो आप किसानों को आसान भाषा में थोड़ा सा समझाएं। इसका मैंडेट कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाना चाहिए जी। हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है। ओके। तो यदि कृषि विज्ञानी जो कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, वो उनको दायित्व ये हो कि उनको टेस्टिंग और ये मुहिम उनकी हो, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए थी, क्योंकि वो हर जनपद में एक बॉडी है, इसी काम के लिए है। तो टेस्टिंग होगा तो हम न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट बना सकते हैं। आज हमारे पास न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट नहीं है।
अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं। हमारी कई तरह की पद्धति आ गई। एक हमारी परंपरागत पद्धति है, जी। लगा नहीं भाई ये तो खाद पेस्टिसाइड है, तो हम अब ये तो बंद कर देते हैं, हम जैविक खेती कर लेते हैं। हाँ, मैं इसी चीज पे आ रहा था कि ये जैविक और प्राकृतिक एक बड़ा अंतर है इसमें, तो वो क्या है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ये अंतर जो एक प्राकृतिक खेती की लॉबी, या ये इसमें भी जानते हैं ये कुछ लॉबी बन गई लगता है, और कुछ उसको हम ये एक धर्म की तरह से देखते हैं, विज्ञान की तरह से नहीं देखते। जी जी। हमारी सोच ये है कि इसमें बात आस्था की नहीं है जी, इसमें विज्ञान की बात है, प्रौद्योगिकी की बात है, कौशल की बात है। जैविक खेती जो एक प्रमाणीकरण संस्थाएं जो डॉक्यूमेंट अभिलेख देती हैं, जो उसमें लिखा है उसके अनुसार जैविक खेती का प्रमाणीकरण होता है। मुझे नहीं लगता, मेरे ज्ञान में नहीं है कि प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण होता है। जैविक खेती में उनका अपना कम जुताई का है, जीरो टिलेज का है, पानी की बचत का है, और आपका जो कृषि में हमारे कुछ फॉर्मूले जो इन्होंने बनाए हैं उनको लागू करने का है। हमारे कुछ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं जो उनको हम फर्मेंट करते हैं, जो उनको फर्मेंटेड को बना के जो उत्पाद है वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, तो उनके कुछ अलग अलग उन्होंने बांटा है कि ये हमारी लाइन यहाँ है, यहाँ की चीज है, ये जैविक है, ये प्राकृतिक खेती है। ऐसे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैविक खेती स्टेबलिश्ड है जहाँ उसका प्रमाणीकरण होता है, और मेरे ज्ञान में प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण नहीं होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक सोइल टेस्टिंग के बारे में कि जमीन को, मिट्टी को किस तरह से उसको टेस्ट करना चाहिए। क्या इसके लिए ये मुफ्त में टेस्ट हो जाती है जो आप बता रहे हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र जो बने हुए हैं उनके द्वारा, या क्या इसका तरीका रहता है? ये भूमि परीक्षण का वो हर जिले में ये वो है, योजना है जी। कुछ में कृषि विभाग कराता है, कृषि विभाग की अपनी प्रयोगशाला है जी, और कुछ हमारे जो कोऑपरेटिव हैं, जैसे हमारा क्रबको, इफको, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कुछ इनके भी लैब हैं जहाँ से पेस्टिसाइड्स लेते हैं, यूरिया लेते हैं, डीएपी लेते हैं किसान, जो अलाउड होता है किसानों को। हाँ, और कुछ प्राइवेट लैब हैं, सेंट्रल लेवल पे लैब हैं, जो जैसे हम IARI या पूसा की बात करें, जो आपके क्षेत्र में जुड़ा हुआ कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आपका राज्य सरकार का कृषि विभाग का जो ऑफिस है, जहाँ बीज भंडार ये थे, वहां से आपको लिंक मिलता है। तो किसान जो छोटे किसान है या कोई भी किसी किसान को ले लीजिए, वो जागरूक नहीं है, इसलिए वो मिट्टी की टेस्टिंग नहीं कर पाते, परीक्षण नहीं कराते हैं। क्या कारण क्या रहता होगा? क्योंकि आप तो अभी वैज्ञानिक के साथ साथ अब आप अपनी खुद की खेती भी कर रहे हैं, एक लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं, तो आपको जमीनी स्तर पर ज्ञान है इस चीज का, किसानों के साथ रहते तो आप समझते हैं कि क्या वजह उस चीज के पीछे रहती है, क्यों एक किसान डीएपी और यूरिया तक ही सीमित रह गया है। इसमें एक गैप है। गैप ये है कि किसान, जो जागरूक किसान है, बहुत कम वो टेस्ट करा पाते हैं जी। टेस्ट का उनका स्तर है कि तहसील लेवल पे कम होगा, जिले लेवल पे आपको बागवानी के लिए सूक्ष्म तत्वों तक जाएंगे, जो मेजर तत्व हैं, प्राइमरी सेकेंडरी है, कुछ उतने तक टेस्टिंग होगी। समस्या ये है कि एक नारा है सरकार किसान के द्वार है, जो राज्य सरकार का दावा है कि कृषि अधिकारी कर्मचारी किसान के द्वार है, कृषि विज्ञान केंद्र उनका ये नारा है कि हम किसान के साथ हैं। किसान के साथ होते तो ये गैप खड़ा नहीं होता जी। हमारी भूमि की मिट्टी की जांच हो रही होती, और बड़ा हास्यप्रद होगा सॉइल हेल्थ कार्ड। किसानों के खेतों के मिट्टी के सैंपल नहीं लिए गए हैं, किसानों को हेल्थ कार्ड उसके डिलीवर हो गए, इश्यू हो गए जी। उनको मिट्टी की जांच की रिपोर्ट उनको मिल गई है, उस खेत के जिससे सैंपल कभी हुआ ही नहीं। तो ये है, जो जागरूक हैं वो जिनको कराना है हर साल, दूसरे तीसरे साल, या
अपने लाइफ टाइम में एक बार करा लेते हैं, जी। अपने पैसे देके करा लेते हैं, लेकिन ये एक तरह से वो तभी संभव होगा तो जब क्या किसान खर्चे की वजह से इस स्टेप को नहीं लेता, क्या कारण? वो कारण समझ नहीं आया अभी कारण तक। जो है, जानते हैं, कोई चीज किसान व्यस्त रहता है, तो वो उसके पास सारा टाइम का और उसको टाइम निकासी का, उस जगह जाने का, कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि टाइम और जागरूकता ना होना ही इसका बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, यदि जागरूकता की कमी है। कई आयाम जुड़े हैं, उसको सैंपल लेना, अपने टाइम निकालना है, और उस लैब तक भी जाना है, लैब तक भी वहां भी उसको सुविधा मिलनी चाहिए, ईज ऑफ एक्सेस, उसको आसानी हो, सैंपल डिलीवर हो जाए, रिपोर्ट उसको मिल जाए। ये वो कई बार चक्कर नहीं लगा सकता है, बहुत काम नहीं कर सकता है। हाँ, यदि ये क्यों ना ये पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर इस चीज का किया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, तो ये हो क्या रहा है, मैं ये एक अंधा लागूपन है किस बात का, खाद देने का, दवाई डालने का, इस करने का। और जानते हो वो किसान, हमने बात की एनपीके, अक्के, पोटेशियम, म्यूरेट ऑफ पोटाश से आता है, 1700 रुपए की बोरी है। किसान देखता है 1700 रुपए खर्च करेगा और मैं 300 रुपए यूरिया के लिए खर्च करूंगा, तो मैं 5 बैग यूरिया ले आता हूं। जी। एक बैग पोटाश क्या करेगा जो 5 बैग यूरिया करेगा? ये मिसकंसेप्शन है, ये उसको नहीं मालूम। पोटाश का काम पोटाश ही करेगा, क्योंकि हमें ये देखना है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, उसका एक क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का, वो जो एलिमेंट है उसके लाइफ चक्र के लिए जरूरी है, जो मेटाबॉलिज्म में पौधे का वही एलिमेंट पूरा करेगा। राइट। पोटाश की पूर्ति यूरिया नहीं कर सकता, जिंक की पूर्ति पोटाश नहीं कर सकता है, ऑल्टरनेट मैग्नीज की मैग्नीशियम नहीं कर सकता, मैग्नीज की पूर्ति, जिंक की पूर्ति आयरन नहीं कर सकता, जो जितना है वही करेगा। यदि वो एलिमेंट उतना कम हो गया तो आपकी लेवल, यील्ड का लेवल तय है, कम होना उतना कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो किसानों को हम ये बताते हैं कि आपको नाइट्रोजन किस सोर्स से देनी है, पोटाश किस सोर्स से, फास्फोरस किस सोर्स से, कैल्शियम, मैग्नीशियम कहां से आएगा, किसान को वो सोर्स मालूम होना चाहिए, वो डोज मालूम होनी चाहिए, वो टाइम मालूम होना चाहिए, और कैसे फसल में देना है वो प्लेस, बुआई के टाइम, बुआई के बाद, खड़ी फसल में स्प्रे से छिड़क कर कैसे क्या, तो वो इसकी कमी है, ये ज्ञान नहीं है, और वो भूमि में अप्लाई नहीं हो रहा। भूमि में अप्लाई नहीं हो रहा, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और एक बैलेंस में उतनी मात्रा में सही तरीके से नहीं जाने से हमारा भोजन पोषण रहित है, और उसमें कीड़े बीमारी फिर ज्यादा लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल ऑर्गेनिक फसल का बड़ा चलन चल रहा है, और हम लोग ऑर्गेनिक के नाम पर उसको खाए जा रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज के टाइम में देखा जाए तो ऑर्गेनिक नाम के ऑर्गेनिक खाना लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे कितने मिथ है, क्या है ऑर्गेनिक? सच में ऑर्गेनिक होता है क्या? वो इतना न्यूट्रिशनिस्ट होता है कि जिस बात को वो बेचा जा रहा है किसानों तक या ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है, ऑर्गेनिक का नाम बोल? दो स्थितियां हैं ऑर्गेनिक, एक तो पोटेंशियल की हो सकता है जी, दूसरा ये क्या हो रहा है। हाँ। दोनों में गैप है। जी। गैप हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो उसको हम मॉडर्न साइंस है, उसमें भी गैप है, यहाँ भी गैप है। यहाँ गैप इसलिए कि ये केंचुआ खाद ही ऑर्गेनिक का पर्यायवाची बन गया है, या कंपोस्ट ही जैविक का पर्यायवाची बन गया है। वो काफी नहीं है। फसल पोषण की व्यवस्था करना काफी नहीं है, फसल रक्षण की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारा खरपतवार नियंत्रण करना है, रोग नियंत्रण करना है, कीट नियंत्रण करना है, वो कितना कारगर है जी, और फसल पोषण कितना कारगर है, फसल में कितना किस स्रोत से कहां से आ रहा है, और उसका बैलेंस, न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट कहाँ है। यदि हम जो फसल एक अपटेक करती है,
और फसल में जो कंसंट्रेशन आता है उसकी एक परसेंटेज होती है, उसके बाहर से हम गुना करके ये निकाल लेते हैं फसल ने इतना लिया जी। अब उतना जो लिया कौन से 18 न्यूट्रिएंट या 21 न्यूट्रिएंट वो कहां से आ रहे हैं, किस किस स्रोत से आ रहे हैं। यदि हम टेस्टिंग से वो न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट बनाकर और वो सोर्स से कैलकुलेट करके हम अपने खेत में डालेंगे तो वो रियल खेती है, चाहे हम ऑर्गेनिक से जाएं चाहे इनऑर्गेनिक से जाएं। एक मैं और बता दूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारी परंपरागत खेती है, जो फसल पोषण है, चाहे आप ऑर्गेनिक से कीजिए या परंपरागत तरीके से कीजिए, फसल पोषण से फसल में विष नहीं आता है। यूरिया का मिसयूज जो हो रहा है वो मिसयूज है, ज्यादा डालते हैं, वो एक खराब चीज है, उससे हमारा पर्यावरण ये खराब हो रहा है। वैज्ञानिक ये नहीं कहते, कैलकुलेशन नहीं कहते, न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट नहीं कहते कि आपको नाइट्रोजन यूरिया से इतना डालना है, वो डालने वाले डाल रहे हैं। वो एक एब्यूज है, किसके द्वारा? किसान के द्वारा है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में डाल रहा है। गड़बड़ क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाल रहा है, बैलेंस में नहीं डाल रहा है, सही मात्रा में नहीं डाल रहा, सही टाइम पे नहीं डाल रहा, सही जगह नहीं डाल रहा। तो जब हम इसको कैलकुलेटेड वे में गणित की तरह से, विज्ञान की तरह से जाएंगे तो वो हमारा जैविक और इसमें नहीं होगा। अंतर आता है हमारा फसल के पेस्टिसाइड कंट्रोल करने में, कि हम खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाई डालते हैं वो हानिकारक है, जो हम कीटों के लिए रासायनिक दवाई डालते हैं वो हानिकारक है। रोगों के लिए जो हम फंजीसाइड डालते हैं, रासायनिक फंजीसाइड जिनसे डालते हैं, वो उससे विष आता है। हमें सबसे, चाहे हमारी रासायनिक खेती हो या जैविक खेती हो, हमें फसल की सुरक्षा में जो दे रहे हैं उस पे कंट्रोल करना है, उसको सुधार की जरूरत है सबसे ज्यादा। सर, इससे पहले भी जब खेती हुआ करती थी, हमारे बुजुर्गों के टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय यूरिया डीएपी का इतना चलन नहीं होता था। एक बड़ी पारंपरिक खेती जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत नेचुरल तरीके से फसल उगाई जाती थी। अब वैसा नहीं है, तो हम यूरिया और डीएपी की तरफ इतना क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है? हाँ, हमें जैसे बात की, हमें स्रोत चाहिए, उर्वरक का स्रोत चाहिए जी। उर्वरक का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है। अब प्राकृतिक सोर्स में मैं अब एक बहुत मोटे तौर पे जाऊंगा, जहां हम स्रोत की बात करते हैं। हमारे स्रोत पौधे हैं, हमारे स्रोत खनिज हैं, या हमारे स्रोत मिनरल्स, वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स ये एक 3 मिनरल्स जमीन से निकलने वाले जी, पौधों से मिलने वाले पौधों के अवशेष जी, और जानवरों से मिलने वाले गोबर अवशेष या विभिन्न उत्पाद। ये चाहे हम न्यूट्रिशन फसल में दें, इन्हीं से आएगा। चाहे न्यूट्रिशन हम लें, वो भी इन्हीं से आएगा। यदि हम दवाई की बात करें, मेडिसिन की, आदमी के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, ये भी 3 चीज से आएगा। प्लांट से आएगा, मिनरल से आएगा, एनिमल से आएगा। तो ये स्रोत हैं हमारे। अब जो मिनरल्स, हम प्राकृतिक मिनरल से हम फास्फोरस पूरा कर सकते हैं, हम मैग्नीशियम पूरा कर सकते हैं। तो पशुओं के गोबर, पेशाब, इनसे हम नाइट्रोजन की इनकी पूर्ति कर सकते हैं। पर उतना बल्क आपको चाहिए जितना हमें एक फसल उगाने के लिए 150 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन की जरूरत है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा 0.5%, 1%, 1.5% जो हमारे भूसे से, गोबर से, जो फसल अवशेष से इतना मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी, आपको उतनी क्वांटिटी देनी है। तो ये एक गणित का है। तो वो सोर्स आप, चूंकि अब वो प्राकृतिक वाले सोर्स मुश्किल हैं और बहुत भारी हैं। 50 किलो या 10 किलो का कट्टा आसान लगता है खेत में लाके डालने के लिए। एक ट्रॉली खेत गोबर पैदा करना, खाद बनाना, डालना कठिन हो गया है जी। ये इसलिए ये राह चलती है। किसान को यूरिया लाके खोलना आसान लगता है, डीएपी खोलने आसान लगती है। अपने जो अब हम उस तरफ जा रहे हैं, फसल के अवशेष को जला देंगे जी, पराली। हाँ, पशुपालन पर ध्यान कम देंगे, गोबर मूत्र उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, कंपोस्ट नहीं बनाएंगे, केंचुआ खाद नहीं बनाएंगे, हरी खाद नहीं उगाएंगे। ये जो, तो ये सब करके ये संभव है। हम प्राकृतिक, ये जैविक प्राकृतिक दोनों कल्चर ही बिल्कुल खत्म हो गया एक तरह से।
जो हम प्राकृतिक खाद बनाने का जो कल्चर था, अब ये क्योंकि पशु नहीं है घरों में, तो इस तरह से ये लौटाया जा सकता है, जिसे हम प्राकृतिक जैविक ट्रू सेंस में गणित के आधार पर करें, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के मॉडर्न ने फसल रक्षा के लिए बायोलॉजिकल्स, कल्चर बायोलॉजिकल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी हेल्प सहायता से हम फसल की रक्षा कर सकते हैं। कल्चर को उसको जो हमारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, नेमेटोड्स, ये हमारे जो लाभकारी हैं और फसल सुरक्षा में जो निकल कर आए हैं जी, तो उनके प्रयोग से हम इनके प्रयोग कम कर सकते हैं, रासायनिक को, और कम, और आगे आगे जो हम एक विषय होता है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि हमें वो सुरक्षित बायोरसायन देना जी, सही मात्रा में देना, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में, जितने इंटरवल के बाद उतने इंटरवल के बाद देना, एक वेटिंग पीरियड के बाद। आपने फसल हार्वेस्ट कर ली, ये हो गया, और आगे आप देख रहे हैं उतना वेटिंग पीरियड पूरा हो रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री से आपके पास आगे आने वाले जो रसायन है ऐसे हो सकते हैं, और इसमें जो माइक्रोबियल कल्चर का आगे फ्यूचर सारा इसमें है, या जो हम किसान ये बनाते हैं, फर्मेंटर से बनाते हैं, अपने कल्चर्स बनाते हैं, सब किसान नहीं करते, और उसमें मेहनत का काम है, और हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हर किसान के पास। एक न्यूनतम क्रांतिक ढांचागत व्यवस्था होनी चाहिए हर काम के करने के लिए, वो नहीं है। कब होगी? जब हम सामूहिक खेती कर सकते हैं, संगठित बना सकते हैं, जी, तो संगठन के माध्यम से ये हम कर सकते हैं। अकेले स्तर पर ये मुश्किल काम है। जी जी प्रशांत जी। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे एक सीजन में दो बार फसल उगाई जा रही है, जैसे धान की फसल को हम लेकर चलें तो उत्तर प्रदेश में काफी ये चलन चलने लग गया है। कुछ एरियाज में हम देखा जा रहा है कि दो बार धान की फसल उगाई जा रही है, तो कहाँ तक ये सही है? क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं जमीन के लिए? क्या इस पर थोड़ा सा आप? ये किसान खेती किस लिए करता है? अपने परिवार के लालन पोषण के लिए करता है। तो वो ये देखता है कि मेरी इनकम कहाँ से ज्यादा आएगी। जिस फसल से, जिस प्रैक्टिस से किसान को इनकम आएगी, किसान वो काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो फिर जमीन को भी हो रहा है। जमीन नुकसान बहुत कुछ हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। ये प्रकृति, हमारी पृथ्वी, ये एक हमारी साझा नाव है, हम सब इसके हिस्सेदार हैं। इसमें सबकी हिस्सेदारी है, किसानों की, उपभोक्ताओं की, सरकार की, इसकी, इसमें सबका उत्तरदायित्व है। ये हमारे सबका चिंतन मनन का विषय है कि हम इसको सुरक्षित करें, बचाएं जी। हम अकेले किसी एक पर करने से नहीं होगा। ये है कि सरकार कृषि नीति निर्धारण करती है, तो वो नीतिगत ये फैसले हो सकते हैं किसान को किस राह पे चलना है, उसको वैसे प्रोटोकॉल दिए जा सकते हैं, पैकेज दिए जा सकते हैं, उसको वो अनुदान दिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, मटेरियल, ये सब किसान को वो जी, ये एक मुहिम की जरूरत है। बात अभी हम कर रहे थे कि बात बीच में आई, पराली की बात आई थी। लोग पराली जलाते हैं या फसल कटने के बाद उसमें आग लगा के उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं और इसके नुकसान क्या है? जो पराली, पत्ती, फसल अवशेष, मेरा इसमें बहुत ही अलग दृष्टिकोण है जी। जो पराली धान की होती है, सरसों की तूड़ी होती है, और उधर केले की पत्ती होती है, इनमें सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है। सिलिका जो जिससे प्लांट की स्किन बनती है, सिलिका होगा तो मजबूत बनती है। मेरे लिए ये पराली, तूड़ी, गन्ने की पत्ती, केले की पत्ती किसान की सिलिकॉन वैली है। यदि किसान इसको खेत में इनकॉर्पोरेट करेगा तो उसका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जैविक सामग्री बढ़ेगी, सॉइल कार्बन बढ़ेगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगी, और बायो अवेलेबल जो सिलिका है वो डिग्रेड होकर फसल को मिलेगा। सिलिका का बड़ा रोल हो सकता है
और उससे कीड़े बीमारी नहीं लगेंगे। जो हमारा फंगस बैक्टीरिया उसकी सेल वाल को पंक्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सिलिकॉन है। सिलिकॉन फसल की रक्षा करता है। जी जी जी। तो ये बहुत आसान है। आजकल कल्चर है, डिकम्पोजर है, और पुराना ट्रेडिशन यूरिया का है कि आपने डाला किया और उसको जमींदोज कर दिया तो पराली गल जाती है। मैं अपनी खेती में पराली, गेहूं की, धान की, सरसों की तूड़ी, गन्ने की पत्ती, सब जमीन में, खेत में जमींदोज होता है। अच्छा, अगर वो जमींदोज करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं? मैं चाहूंगा थोड़ा सा दर्शकों को आप जरा ये जरूर बताएं कि उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वैसे ही जमींदोज किसी भी फसल अवशेष को बिल्कुल भी जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उससे हमारा वो एक भूमि में जैविक सामग्री जुड़ती है जिसमें हमारे सूक्ष्म जीव पनपते हैं और जिससे हमें सूक्ष्म तत्व रिलीज होते हैं। जी जी। बहुत नुकसान होता है आग लगाने से, जलाने से। आजकल किसान यंत्र और कल्चर उपलब्ध हैं जिनको आसानी से हम अपने खेत में जमींदोज करके मिला सकते हैं, गला चढ़ा सकते हैं। बहुत ये आज हम कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसे फसलों में कई बार कहते हैं कि भाई कीड़े लग गए, फसल खराब हो रही है, तो उसमें फिर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं, तो उससे एक ह्यूमन को कितना नुकसान हो सकता है, और अगर वो कीटनाशक दवाई ना डाले तो उसका अल्टरनेट क्या है आपके उसमें, आप क्या समझते हैं? जो रासायनिक पेस्टिसाइड हैं, एक किसान खासकर फल और सब्जी में शाम को स्प्रे होता है, सुबह सब्जी टूटती है, लंच और डिनर तक हमारी टेबल पे होती है जी। इससे हॉस्पिटल में भीड़ लगी है। एक तो पहले ही पोषण नहीं है और उसमें जहर जुड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें जो हमारी कृषि पद्धति की जो प्रणाली है उसमें है कि हम मौसम पे पकड़ेंगे, वैरायटी पे, किस्म पे पकड़ेंगे जी। किस मौसम में, सही मौसम में सही किस्म लगाएंगे, सही फसल को पोषण देंगे जी। और जो हमारे माइक्रोबियल कल्चर हैं उनका प्रयोग करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। तो ये कृषि की पद्धति में पूरे कारक हैं कि हमारे टिलेज ऑपरेशन से हम कैसे नियंत्रण करेंगे, या हमारे बायोलॉजिकल से कैसे नियंत्रण करेंगे, फसल रोटेशन से, फसल चक्र से, किस्म से और मौसम से, और अपने हाथ के काम करने से कि हम वीड कंट्रोल किस तरह से करते हैं, कीटों का कंट्रोल कीटों से करते हैं या साझेदारी सह फसली से करते हैं, गेंदे से करते हैं, सुगंधित फसलों से साथ लगा के करते हैं जी। और आजकल बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जिसमें आपकी ट्रेप्स हैं, अलग अलग कलर की टेप्स हैं, ल्यूर्स हैं। तो वो ऐसे साधन हैं कि उनको ट्रेप किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो नुकसान का स्तर है उससे उसकी कीटों की जनसंख्या उससे कम लाई जा सकती है, नियंत्रण किया जा सकता है। जी जी। हम फसलों में कीटों के नियंत्रण की बात करते हैं, खत्म करने की बात नहीं करते हैं। कीट तो रहेंगे और रहना जरूरी है। यदि कीट नहीं होंगे तो फसल खेती भी नहीं रहेगी। अच्छा। पॉलिनेशन, परागण, ये सब खत्म हो जाएगा। खेतों में दाना नहीं बनेगा और बागों में फल नहीं बनेंगे यदि कीट नहीं होगा। कीट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ और है लोगों में, जैसे साग सब्जी जो उगाई जाती है, जैसे घिया है, तोरी है, या इस तरह की इससे संबंधित जो साग सब्जियां हैं, उसमें कहते हैं कि भाई इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, फिर उनको जल्दी से पकाने की वजह से या जल्दी से उनको बढ़ाने की वजह से इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है या ऐसा होता है? इसमें कुछ 2-3 चीज मिली हुई हैं। सीधे सीधे इंजेक्शन पे बात आते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके। इंजेक्शन जैसा ऐसा वो कोई भी लगा के देख ले, दवाई इंजेक्ट नहीं होगी और वो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप इंजेक्शन लगाएंगे, वो पंक्चर होगा, वहां से आपका इन्फेक्शन की एंट्री हो जाएगी, फल खराब हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। हाँ है क्या कि कुछ गलत इसमें क्या है, जो फसल के टाइम में हार्मोन का प्रयोग, जी,
प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन्स। जो आजकल क्या है कि पौधे को कह दिया कि भाई प्रोटीन मत बनाओ, हम ऊपर से दे देते हैं, अमीनो एसिड दे दे रहे हैं। अब आप अगले काम पे लगो, आप सब्जी अगले काम, प्रोटीन हमने दे दी, इससे ले और अपना काम करो। हम नेचुरल तरीके से जो फसल को पोषण देंगे, पौधे का काम है प्रोटीन बनाए, प्रोटीन फसल को बनाने दो। प्लांट ग्रोथ हार्मोन डिसबैलेंस इसलिए होगा कि हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस डिसबैलेंस है। जब हमारा न्यूट्रिशन डिसबैलेंस हो जाएगा, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर कहेंगे हम ऊपर से हार्मोन देंगे। सीधी बात पोषण की आती है। मैं जो कहता हूँ फसल पोषण खेती में जो हम देते हैं, जो फॉर्मुलेशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर, प्राइमरी, और इनका रेशियो, ये उनका स्रोत कहाँ से आ रहा है वो, और उनको हम न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट के हिसाब से देके पूरा कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट हार्मोनल बैलेंस होगा ही नहीं। जो जिस फसल है अपने वे में अब खुद उगेगी, बीमारी तो बहुत कम आएगी जी, और ना के बराबर बीमारी रह जाएगी, कीट भी कम लगेंगे। और कीटों की जो पद्धति है उनसे हम पोषण से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आप जैसे अच्छा हेल्दी खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड। अब टेस्टिंग जो है इस सेक्टर में, टेस्टिंग का अभाव है। टाइम आने वाला है, अभी भी है। आप अपने सब्जी मंडी में जाइए, थोड़ा जूस निकालिए, रिफ्रेक्टोमीटर पे डालिए, उसकी रीडिंग देखिए, उसमें उसकी सेल शेप की डेंसिटी कितनी है, सुक्रोज कितना है, उसको टेबल से मैच कीजिए, रीडिंग देखिए वो कहाँ फॉल कर रहा है। ये आने वाले में रिफ्रेक्टोमीटर में आप आने वाले 10 साल में आप देखेंगे आपके हाथ में लेजर बीम का वो होगा, हैंड हेल्ड रिफ्रेक्टोमीटर। आप न्यूट्रिएंट डेंसिटी वहां ऊपर टॉर्च की तरह दिखाएंगे तो आपको डिजिटल रीडिंग आ जाएगी। तो आजकल ये लैब मेजरमेंट में लैब में है, वो मेजर होना चाहिए ऐसे, और वो प्रैक्टिस डिजाइन होनी चाहिए कि ये हेल्दी प्रैक्टिस ये है जी, तो आपका न्यूट्रिशन वाला भोजन इससे आएगा जी। आजकल एक कल्चर है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, उससे आप क्या समझते हैं? तो थोड़ा सा इस बारे में और हमारे दर्शकों को जरा एक्सप्लेन करें। ये हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग में इसमें ये है कि हम जमीन को जोड़ लें, ज्यादा जमीन जोड़ के एक लार्ज स्केल पर किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करें। आने वाला टाइम इसी का है। क्यों? फ्रेगमेंटेड लैंड का डिवीजन, किसानों के पास थोड़ी जमीन रह जाना। अब कोई ये कहे कि हम 5 बीघे जमीन लेके और पीछे की बात 100 बीघे की जमीन से कंपेयर करेंगे उस किसान को, तो वो कैसे होगा जी। अब 5 बीघे वाला, 1 एकड़ वाला किसान, एक मिनिमम तो लेवल होगा ना कि इतने में, इतनी जमीन में एक परिवार चल सकता है, उससे कम होगा तो परिवार नहीं चलेगा। तो भाई वो खेती उसको नहीं करनी चाहिए, वो तो दूसरा काम करेगा, कर ही रहा है, तो खेती अपना लीज पे देगा। वो सब जमीन ज्यादातर छोटे छोटे जो होंगे उनको बड़ा करने के लिए कोऑपरेटिव खेती में आना होगा, और जो किसान संगठन खुद बना के भी अपना इसको कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे छोटे जो किसान है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जिसके पास 1 एकड़ जमीन है या 10 बीघे जमीन है, तो छोटे किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है? देखो, खेती में इसमें हमारी अनंत स्कोप है, इसमें बहुत सारा अनंत सीमाएं हैं। जैसे छोटे में उसको बड़े के साथ जुड़ना होगा। तो मेरा एक नारा होता है कि जो आप जितना जो कर रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन करें जी। किसान का मकान, पीछे खलियान, आगे दुकान। खलियान का मतलब मेरा है प्रोसेसिंग से जी, वैल्यू एडिशन से जी। दुकान का मतलब है रिटेल सेलिंग से। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, जो जितना बनाएंगे करेंगे, और आप सीधे उपभोक्ता को देंगे, बीच की चैनल को खत्म करते हुए किसान से उपभोक्ता को सीधा डिलीवर हो रहा है, तो उसमें फायदा होगा नेचुरली। और एक जो न्यूनतम क्रांतिक क्षेत्र है भूमि का, वो उतना तो होना चाहिए, उससे हम बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। एक साइजेबल एरिया परिवार, हमें लगता है कि 5 एकड़ का एक परिवार खा पी सकता है, गुजारा कर सकता है। 4-5 एकड़ से नीचे है तो मुश्किल है। यदि उसको करना है तो उसको फिर
उसको तो वर्टिकल फार्मिंग में जाना पड़ेगा, आकाश की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ वो बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो उतना खर्चा कहाँ से आएगा। जो न्यूनतम ढांचागत व्यवस्था होगी तो तब कोई संभावना बन सकती है जी। ये, और उसको बड़े किसानों के साथ बहुत स्कोप है साथ में लगने करने का। फिर वही कॉर्पोरेट खेती आती है जहां सबके लिए काम होता है। सबके लिए कैसे होता है, कुछ फील्ड प्रोडक्शन में होंगे, कुछ प्रोसेसिंग में होंगे, कुछ मार्केटिंग में होंगे, तो उस मॉडल में सबके लिए जॉब होता है। सबके लिए आपका खेत है, खेत का हिस्सा नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद इनकम भगवान ने जो हाथ दिया आप कमाई कर रहे हैं, तो आपने ज्ञान है, मस्तिष्क है, तो आप प्रोसेसिंग में है, मार्केटिंग में है, इनपुट लाने में है, इनपुट बेचने में है, आउटपुट बेचने में है, तो वो सबके लिए काम उसमें रोजगार होता है जो कलेक्टिव फार्मिंग में। राइट कलेक्टिव। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी और बहुत सारे सवाल और कई विषयों पर हमने इनसे जानकारी ली। होप कि आप सब लोगों को बहुत कुछ इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आगे भी कोई सवाल है तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर है 9821418001 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अंत में चाहूँगा डॉक्टर साहब कि एक किसान भाइयों के लिए अगर आप कोई संदेश अंत में देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते। मेरा जो बार बार चिंतन मनन में यही आता है, अकेला किसान को जो जितना लाभ लेना है खेती से उतना संभव नहीं है। संगठित होकर खेती करें, मिलजुल के खेती करें, और हम अपना अपना काम एक दूसरे का सहयोग करके संगठन के माध्यम से खेती करें तो हम बड़े स्तर तक जा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो किसान का यही है, संगठन और संगठित होकर खेती करें। जी, बहुत बढ़िया बात कही सर ने कि संगठित होकर खेती करें। संगठन से ही आप जीत सकते हैं, संगठन से ही आप एक अच्छी खेती कर सकते हैं, एक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो कृषि ज्ञान में आगे भी हम किसी और मेहमान के साथ उपस्थित होंगे, इसी तरह की खेती किसानी को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इंटरव्यू से आपकी कई सारी चीजें से ज्ञान मिलेगा। ये जो इंटरव्यू आज डॉक्टर साहब के साथ रहा, इससे भी आपको काफी जानकारियां मिली होंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आज विकास गिलोर, धीरज राणा मेरे साथ थे। तो नमस्कार, धन्यवाद।